ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में गौतम अडानी ने $70 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। मोटा भाई मुकेश अंबानी भी पीछे नहीं है, उन्होंने $80 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट करी है। एंड वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क वो बहुत सालों से टेस्ला के थ्रू रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर पे बुलिश है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन बिलियनियर्स को पता है बट आपको और मुझे नहीं। इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों अडानी एंड अंबानी रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी में इतना पैसा लगा रहे हैं। दोनों कॉन्ग्लोमरेट्स की क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज है इस सेक्टर को लेके, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों हो रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो सब जानेंगे। मेरा नाम है क्षितिज एंड मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। चैप्टर 1 व्हाई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंडिया। अब जानेंगे वो की फैक्टर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मैसिव ग्रोथ ला रहे हैं। पहला रीजन है एनवायरनमेंट। पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत हैवी लेवल पे डिग्रेड हो चुका है एंड इंडिया कोई पीछे नहीं है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंजम्पशन कंट्री है। इंडिया चाइना से भी आगे है कोल जला के कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने में। एज पर रिपोर्ट्स दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक। इस वर्ल्ड वाइड लिस्ट में मुंबई एंड कोलकाता भी बहुत पीछे नहीं है। इतने हेवी पोल्यूशन से किसी भी सिटी के रेजिडेंट्स की हेल्थ पे हेवी इफेक्ट पड़ रहा है। इस हैजर्ड से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला है आप इलॉन मस्क के साथ मार्स पे चले जाओ एंड दूसरा है कि आप अपनी पूरी एनर्जी नीड्स को रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर दो। आज इंडिया में बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होती है। पीएम मोदी ने पूरे वर्ल्ड को 2070 तक इंडिया का कार्बन नेट न्यूट्रल होने का प्रॉमिस किया एंड हेंस इंडियन गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है एंड कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर रही है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस इन्वेस्ट करें एंड एक बड़ा बिजनेस बने। दूसरा रीजन फॉर हाई रिक्वायरमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है इंडियन इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट। आज की डेट में बिना ऑयल के कोई कंट्री फंक्शन नहीं कर सकती। हर कंट्री ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पे अपनी क्रिटिकल एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए हैवी डिपेंडेंस। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इतने हैवी इंपोर्ट की वजह से इंडिया का फिस्कल डेफिसिट हमेशा खराब रहता है। फिस्कल डेफिसिट वो नेगेटिव डिफरेंस होता है जब कोई भी कंट्री अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करती है। ऐसे में हर कंट्री की गवर्नमेंट एनर्जी के ऑल्टरनेटिव देख रही है। सिंस इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में ही डेवलप कर पाएगी और सेल्फ रिलायंट बन पाएगी, हेंस इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है, पुश कर रही है और इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली इंडिया को बहुत फायदा। चैप्टर 3 चैलेंजेस। अब जानते हैं वो की चैलेंजेस जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ में प्रॉब्लम दे रहे हैं। पहला है ग्रिड इंटीग्रेशन का। सोलर एंड विंड एनर्जी एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होते हैं। डे टाइम पे जब सन तेज होता है तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एंड नाइट टाइम पे जब विंड तेज चल रही होती है तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसीलिए सोलर और विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में इंटीग्रेट करने से ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम होती है। दूसरा चैलेंज लैक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो टावर्स और वायर्स होती हैं जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद स्टोर की जाती है एंड रिक्वायर्ड एरियाज में भेजी जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर एंड ट्रांसमिट करने में डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स की यूसेज होती है जिसकी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट इन इंडिया अभी होनी बहुत ज्यादा बाकी है। तीसरा चैलेंज है फाइनेंसिंग का। किसी भी बिजनेस को खुद को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जरूर दे रही है बट स्टिल और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स की जरूरत है अगर आने वाले सालों में गवर्नमेंट इस सेक्टर को बहुत हेवीली प्रमोट करना चाहती है तो। फोर्थ प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन। लार्ज स्केल सोलर एंड विंड प्लांट्स में ह्यूज पार्सल्स ऑफ लैंड की जरूरत होती है जिसकी वजह से गरीब लोगों को प्रॉब्लम होती है। उन्हें अपनी लैंड का कंपनसेशन लेना पड़ता है एंड इस वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स हमेशा डिले होते हैं। फिफ्थ एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया आज हेवीली डिपेंडेंट है फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पे फॉर द सेटअप ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी प्लांट्स। इसकी वजह से इंडिया के सभी रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स हमेशा सप्लाई चेन फ्लक्चुएशंस, हाई प्राइसिंग एंड एनर्जी डाउनटाइम से सफर करते हैं। चैप्टर 3 अडानी एंड अंबानी की स्ट्रैटेजी। अडानी ग्रीन एंड रिलायंस न्यू एनर्जी के बिजनेस मॉडल्स में कुछ की डिफरेंसेस हैं जो उन्हें काफी अलग बनाते हैं। पहला डिफरेंस है फोकस एंड डाइवर्सिफिकेशन का। अडानी ग्रीन ज्यादा फोकस्ड है
लार्ज स्केल सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर, जहां पे उनका मेन फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना और उसको बेचना। दूसरी तरफ रिलायंस न्यू एनर्जी का फोकस डाइवर्सिफाइड है, जिसमें सोलर एनर्जी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी शामिल है। दूसरा रीजन है वर्टिकल इंटीग्रेशन वर्सेस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का। अडानी ग्रीन का अप्रोच है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब कि वो ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट से हर एस्पेक्ट को खुद मैनेज करते हैं, फ्रॉम डेवलपमेंट से लेके ऑपरेशंस तक। रिलायंस न्यू एनर्जी हाउएवर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और एक्विजिशंस पर ज्यादा फोकस करता है, ताकि वो ग्लोबली एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सके और अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा बढ़ा सके। तीसरा डिफरेंस है स्केल और एक्सपेंशन का। अडानी ग्रीन एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है ग्रीन एनर्जी में, एंड उनके ऑलरेडी मैसिव प्रोजेक्ट्स है जो कि विंड, सोलर एंड हाइब्रिड पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड रिलायंस न्यू एनर्जी अभी इस सेक्टर में एक नया प्लेयर, एंड वो ग्लोबली अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजीज को समझ रहा है, पार्टनर कर रहा है और एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है जो कि अगर किसी ने भी क्रैक कर लिया तो ये एक रेवोल्यूशन ले आएगा। रिलायंस न्यू एनर्जी इस सेक्टर में काफी इन्वेस्ट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अडानी अभी इस एरिया में उतना एक्टिव नहीं है। इन डिफरेंसेस से पता लगता है कि दोनों ही कॉन्ग्लोमरेट अपनी अपने तरीके से इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दोनों के पास अपनी यूनिक स्ट्रेंथ एंड